सो गाइस, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फाड़ू एकदम ब्रांड न्यू मंगा लेकर आ गया हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो इस मंगा में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दूसरी दुनिया में चला जाता है ना जाने कैसे। एंड वहां पर उसे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कन्या दिखती है एंड ना जाने क्यों वो कन्या उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है कि हमारा हीरो अर्थ पे भी आ सकता है, यानी कि वो दो दुनिया के बीच आराम से ट्रेवल कर सकता है। और वो कैसे, ये सब जानने को मिलेगा आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक काफी ज्यादा बड़ी स्कूल बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर हम एक लड़के को बैठा हुआ देखते हैं। एंड ना जाने वो क्या ही सोच रहा था। एंड उसके बाद हम एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखते हैं एंड बैकग्राउंड में से इसी लड़की की आवाज आती है कि इस लड़की का नाम है शियाचू। एंड ये हमारे कॉलेज की टॉपर भी है। ये स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छी है, एक टाइप से तुम इसे एक ऑलराउंडर कह सकते हो। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा प्यारी भी है, हर किसी से अच्छे तरीके से बात करती है एंड हर किसी को अच्छे तरीके से समझती भी है। एंड हमारे ये एकेडमी में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो इसे पसंद ना करता हो। एंड वही भीड़ में हम उसी लड़के को देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। और वो सोच रहा था कि आखिर मेरे बारे में क्या, हाँ, मेरे जो लुक्स हैं वो भी एवरेज हैं, मैं किसी और भी काम में कोई भी अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ने में भी कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। और जब मैं अगर भीड़ में खड़ा हो गया हूँ तो मुझे तो भैया कोई नोटिस भी नहीं करता कि ये कौन है। हाँ। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरी यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मैं 9 to 5 वाली एक जॉब कर रहा हूँ जिसमें मैं सुबह सुबह 9 बजे काम पर जाया करूँगा और शाम को 5 बजे वहाँ से लौट कर आ जाया करूँगा। एंड इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी खास इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है। एंड इतनी फालतू भी लाइफ मुझे अपनी आंखों के सामने अभी दिख रही है कि बस मेरी जिंदगी का यही एक काम है, इकलौता मकसद। एंड उसके बाद हमारा हीरो बेचारा अकेला धुएं की तरफ जाने लगता है। वो सोच रहा था, लेकिन सीनियर सिस्टर के लिए बिल्कुल इससे डिफरेंट होने वाला है। वो एच सिटी की जो शिया फैमिली है तो उसकी बेटी है, वो ग्रेजुएशन के बाद अपनी फैमिली का बिजनेस संभालेगी। एंड उसकी फैमिली का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा बड़ा है। जो मेरी सिस्टर है और मैं वो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में हैं। एंड हम दोनों एक ही दुनिया में कभी आ भी नहीं सकते। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें सीनियर सिस्टर का मतलब बता देता हूँ। सीनियर सिस्टर का मतलब होता है सेनपाई, यानी कि आपसे आगे की क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट, यानी कि वो इसकी सीनियर हैं। लेकिन अगले मूड में हम देखते हैं कि हमारे हीरो के कंधे पर कोई लड़की अपना हाथ रखती है एंड की और कोई नहीं शिगाचू होती है। वो हमारे हीरो के कंधे पर अपना हाथ रख के उसके पास आकर बोलती है, ब्रदर शूफेई, आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो क्लास के टाइम पर। हाँ, मैं हम दोनों के लिए मिल्क और ब्रेड लेकर आई हूँ, चलिए हम दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। एंड उसे इतना पास देकर जो हमारा हीरो शुफेई होता है वो काफी ज्यादा नर्वस फील करने लगता है। आफ्टर ऑल भाई, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास आकर चिपक जाएगी और बोलेगी चलो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो दिल में अरमान उठते हैं। सो अगले ही मोमेंट में हमारा हीरो शुफेई उससे डिस्टेंस में करके बोलता है, सिस्टर आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी करने के लिए बहुत सारे काम है, इसलिए मैं आपके साथ बहुत में वक्त बिताऊंगा। एंड सच में मैं इस वक्त काफी ज्यादा बिजी हूँ, आप समझ सकते हो ना। उसके बाद हम देखते हैं जो शियाचू होती है वो शूफेई से बोलती है, तो कैसा रहेगा अगर हम कल एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। हाँ, तभी हमारा हीरो बोलता है कि मुझे कल भी काफी सारे काम हैं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर। एंड गाइस, उस टाइम पर जो शूफेई होता है वो सोच रहा था एक नाकारा सा लड़का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की पर डोरे डालता है एंड वो लड़की भी उससे पसंद करने लगती है। ऐसा सब कुछ सिर्फ किस्से कहानी में होता है। एंड मैं भी इसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इसका कोई फायदा नहीं उठा सकता। एंड मुझसे दूर रहना इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर ये मेरे साथ रहेगी, मेरे पास रहेगी, तो लोग इसके बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे। एंड जो शूफेई होता है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शीला चुपी से उसका कॉलर पकड़ लेती है एंड वो उसे पकड़ने के बाद वहीं पर रोने लगती है। एंड वो बोलती है, क्या सच में मैं आपको इतना ज्यादा परेशान कर रही हूँ जूनियर ब्रदर। एंड हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेज तरीके से रो रही थी। एंड ये देखकर जो शूफेई था वो भी बहुत ज्यादा हैरान था कि है। एंड उसके बाद जो शियाचू होती है वो शूफेई से बोलती है, या फिर आप ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको प्रपोज किया था तो आप काफी ज्यादा डर गए थे, हाँ, या फिर मैंने प्रपोज करने में जल्दबाजी कर दी थी। एंड उसके बाद शियाचू रोते हुए बोलती है, आप कितने ज्यादा अच्छे हो जूनियर ब्रदर, एंड मैंने आपको प्रपोज इसीलिए कर दिया जल्दी क्योंकि मुझे इस बात का डर लग रहा था कि कोई और आकर आपको प्रपोज ना कर दे और आपको मुझसे दूर कर देगा। प्लीज आप मुझसे दूर मत जाइए ब्रदर। एंड जैसे ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कोई आपको मुझसे छीन लेगा और मुझसे उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको प्रोफेस कर दिया। एंड उसके बाद हम शूफेई को देखते हैं जो बोलता है कि सीनियर सिस्टर में वो उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। वो उस टाइम पर सोच रहा था, वैसे अगर मैं बताऊं तो मेरा और मेरी सीनियर सिस्टर का रिलेशनशिप काफी अच्छा था, हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन पिछले हफ्ते जो इन्होंने मुझे प्रपोज किया और एक कन्फेशन किया, उसके बाद से चीजें बदलना शुरू हो गई। एंड दोस्तों, उसके बाद हमें एक
तो पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक हॉस्टल या शायद वहां पर हमें अंदर से आवाज आती है कि थर्ड वेदर, एंड उसके बाद हम एक लड़के को शूफेई के पास आकर बोलता हुआ देखते हैं। लेकिन तभी शूफेई बोलता है कि अरे यार मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर। लेकिन तभी वो लड़का बोलता है कि अरे अरे बाहर तो देखो जरा सीढ़ियों से, आपके लिए वहां पर बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। सो शूफेई उससे बोलता है कि क्या नीचे, आखिर नीचे क्या हो रहा है। एंड उसके बाद जब हम देखते हैं, जब शूफेई और वो लड़का खिड़की के पास आकर देखते हैं, तो भैया यहाँ पर तो हमारे हीरो की हालत खराब हो जाती है कि वो किसी चीज को देखकर अत्यंत बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड वो देखता है कि नीचे शियाचू होती है और वो बहुत सारी वहां पर मोमबत्तियां जलाकर ना जाने क्या कर रही होती है। एंड पीछे से शूफेई की आवाज आती है कि क्या वो नीचे सीनियर सिस्टम में आकर वो वहां पर कर क्या रही है। एंड दोस्त हम देख ही सकते हैं वहां पर वो कर क्या रही होती है। उन्होंने जापानीज में हमारे हीरो के लिए आई लव यू लिखा होता है, और लिखा होता है कि स्टूडेंट शूफेई, आज से हम दोनों एक साथ हो जाते हैं, है ना। एंड जो वो लड़का होता है वो शूफेई को बोलता है कि वाह रे क्या बात है मियां, तू तो बड़ा बाजीगर निकला। एंड दूसरी तरफ हमारा शूफेई उस शियाचू के बारे में सोच रहा था। मैं बस सीनियर सिस्टर से कुछ हफ्ते पहले ही मिला हूँ और फिर भी उन्होंने मुझे इस तरीके से प्रपोज कर दिया, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। एंड उसके बाद वहां पर जो जनता जनार्दन थी वो आपस में बात करने लगते हैं। तो भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरीके से किसी ने किसी को प्रपोज किया हो। भाई इस लड़की में कितनी हिम्मत है यार, यहाँ पर नीचे बैठकर इस लड़की को प्रपोज कर रही है। एंड हम देखते हैं कि उनकी जो बातें होती है वहां पर एक लड़की सुन रही होती है। एंड उसके बाद वो लड़की शियाचू के पास आकर उससे बोलती है तुम हमारी यूनिवर्सिटी एक ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, एंड यहाँ के जितने भी लड़के हैं वो तुम्हें किसी गौरत से कम नहीं समझते। लेकिन अब देखो तुमने जो ये किया है ना, इसकी वजह से लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या तुम सच में एक ऐसे भद्दे से लड़के के साथ रहना चाहती हो जो किसी काम का नहीं हो? हाँ। सो उसके बाद शियाचू उस लड़की की तरफ देखकर बोलती है, अच्छा तो इसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। ने क्या प्रॉब्लम हो रही है सरा मुझे बताओगी? शियाचू की बात सुनकर वो लड़की थोड़ा उससे गुस्से में बोलती है, शियाचू तुम हमारे यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो और सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इस तरीके से एक भद्दे से लड़के को प्रपोज कर रही हो? एंड देखो तुम जो सबसे खूबसूरत लड़की है उसने एक नॉर्मल से लड़के को प्रपोज किया है, तो उसके लिए शायद से कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, क्योंकि जो दूसरे लड़के हैं वो उससे जेलस हो सकते हैं। सो तभी शियाचू बोलती है, हाँ मुझे भी जूनियर ब्रदर के लिए थोड़ी चिंता हो रही है कि कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए वो। सो तभी वो लड़की उस पर चिल्लाकर बोलती है, तो तुमने आखिर इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी तो कर दी है, तुम्हें ऐसी चीजें करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। सो तभी शियाचू अपने आप को मारते हुए बोलती है कि अरे नहीं यार मैंने तो इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं, मुझे माफ कर दो। उसके बाद वो लड़की शियाचू को देखकर सोचती है, मुझे लगता है कि मुझे इसको एक अच्छा सा डोज देने की जरूरत है, नहीं तो वरना ये ऐसे तो मेरी बात नहीं मानेगी। उसके बाद वो लड़की शियाचू से बोलती है, तुम्हें पता है कि कल मैंने शूफी और उसकी क्लास की कुछ दूसरी लड़कियों को एक साथ लाइब्रेरी जाते हुए देखा है। तुम्हें शायद से मेरी बात पर यकीन नहीं होगा लेकिन वो सच है। सो जैसे ही वो उस लड़की की बात सुनती है, शियाचू अपनी जगह से खड़ी होती है। एंड उसके बाद शियाचू बोलती है कि ठीक है अब मुझे करना ही होगा, मैं उन्हें कन्फेस करूंगी, मेरे जूनियर ब्रदर के लिए मैं कुछ भी करूंगी। एंड उसके बाद जो शियाचू होती है वो वहीं से चिल्लाती कि जूनियर ब्रदर शूफेई, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एंड दूसरी तरफ जैसे ही शूफेई ये बात सुनता है भैया उसको तो हालत खराब हो जाती है। एंड उसके बाद वहां पर जो दूसरे लड़के थे वो उसे पकड़ लेते हैं। एंड एक उससे बोलता है, भाई तू तो हमारे ग्रुप में सबसे छोटा है लेकिन सच में तूने हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, आखिर कैसे? मुझे भी कुछ पैदरे सिखाना। दूसरा लड़का बोलता, सच में मुझे तो इतना सा भी क्या नहीं था कि कोई लड़की तुझे पसंद करेगी या कोई लड़की छोड़ दे, तो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की सीनियर सिस्टर है। अगर सच में मुझे ये बात पहले पता होती ना तो मैं तेरा खून कर देता साले। लेकिन अगले मूवी में हमारा हीरो उन दोनों से थोड़ा दूरियां बनाकर वहां से एक छलांग मारता है किसी बिल्ले की तरह और बोलता है, अरे यार ऐसे सपने देखना बंद करो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। ऐसा इम्पॉसिबल है कि मैं और सीनियर सिस्टर दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बिस्तर पर जाकर वहां लेट जाता है एंड वहीं वो अपने बिस्तर से चिपक जाता है। एंड ये देखकर दोनों लड़कियां भी काफी हैरान थे कि भाई ये रहने दो, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। एंड उसके बाद वो दोनों उससे पूछते हैं कि क्या तुम सीरियस हो सच में? सो तभी शूफई बोलता है कि मुझे इस तरीके से परेशान मत करो, मैं बस सोना चाहता हूँ। सो तभी वो दोनों लड़के हमारे हीरो के पास आकर बोलते हैं, जो सीनियर सिस्टर हैं वो तुझसे अपना प्यार कन्फेस कर रही हैं और तू यहाँ पर। सो तभी शूफई चिल्लाकर बोलता है, मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है एंड मैं उसके कन्फेशन का भी कोई भी जवाब नहीं दे सकता हूँ। एंड मैं अभी उसके कन्फेशन को कोई जवाब नहीं देना चाहता, इसका मतलब ये है कि मैं उसके कन्फेशन को इनकार करता हूँ। जैसे ही वो एक लड़का उसकी बात सुनता है वो उसे उसके गद्दे के साथ उठा लेता है एंड बोलता है, साले तुझे थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तू कितना ज्यादा लकी है, भगवान ने तुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। सो तभी दूसरा बंदा उसे रोकते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है तू तो थर्ड ब्रदर को जानता ही है यार, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसके कन्फेशन को इसलिए मना कर रहे होंगे क्योंकि उनकी भी कुछ डिफिकल्टी होंगी, वो हमें नहीं बताना चाहते हैं डिफिकल्टीज के बारे में।
सो गाइस, अगर देखो तुम्हें ये चीज पसंद आ रही हो तो इस चीज पर हमने एक छोटा सा टारगेट रखा है जिसे तुम आराम से कंप्लीट करवा दोगे। इसमें सिर्फ तुम्हें 500 लाइक्स का जो एक टारगेट है उसे कंप्लीट करना एंड सिर्फ 100 कमेंट्स करने हैं। सो तुम ऐसा जल्दी से करवा दो यार प्लीज। एंड उसके लिए इस वीडियो को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो। एंड दूसरी तरफ शूफे सोच रहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो सीनियर सिस्टर है वो इस वक्त वहां पर नीचे बहुत ज्यादा एम्ब्रेसमेंट फील कर रही होंगी एंड मैं उनके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे सकता। एंड उसके बाद वो सोचता लेकिन मैं सीनियर सिस्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, उनके लिए तो कोई राजकुमारी होगा एंड जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग है वो उनके लिए सही पर्सन होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता और शायद हमें पिछले टाइम का कोई सीन दिखाया जाता है। वहीं एक जगह पर हम कुछ लोगों को देखते हैं, वहां पर एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप में से आवाज आ रही होती है कि भैया सीनियर ब्रदर गाओ यांग कितने ज्यादा हैंडसम और कितने ज्यादा जेंटल है यार। कोई दूसरा बंदा बोलता है हाँ वो हमारे स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी तो हैं और वो हमारी यूनिवर्सिटी एक सबसे ज्यादा हैंडसम पर्सन भी हैं। एंड उसके बाद हम सीनियर ब्रदर गाओ यांग को देखते हैं जो कुछ लड़कियों से बोलते हैं हे ये लाइब्रेरी है इसी वजह से प्लीज। हाँ वो इशारों से उन सभी को शोर कम करने के लिए बोल रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो हमारे हीरो शूफे के आकर सामने खड़ा हो जाता है। एंड जो शूफे होता है वो वहां पर मस्त आराम से पढ़ रहा होता है एंड गाओ यांग उसके पास आकर बोलता है तुम जूनियर ब्रदर शूफे हो है ना? मैं गाओ यांग हूँ। उसके बाद शूफे अपनी कुर्सी पे से उठने लगता है। सो पीछे से उसी गाओ यांग की आवाज आती है कि जूनियर ब्रदर आपको इतना सा नर्वस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद गाओ यांग हमारे हीरो से बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे कुछ शिया चू के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। हाँ उससे रिलेटेड ही बात है। एंड दूसरी तरफ हम शूफे को देखते हैं जो कि लड़की की तरह भाई यहाँ पर पोज क्यों मार रहा है। एंड इसके जे फेस एक्सप्रेशंस भी ना वो बोलता है सीनियर ब्रदर मैं और सिस्टर शिया चू बस कुछ टाइम पहले ही मिले हैं एंड हमारा आप जैसा सोच रहे हो वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो तभी जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो बोलता है मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं शिया चू का होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ। सो जैसे ही हमारा हीरोज की ये बात सुनता है कि फ्यूचर हस्बैंड भैया वो तो पूरा हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद ये सीनियर ब्रदर गाओ यांग बोलता है मैं तुम्हें बता दूं कि जब हम छोटे थे तो हमारी यहाँ की जो एल्डर्स थे उन्होंने हमारी इस शादी को पक्का कर दिया था, लेकिन जो शिया चू है वो इसे लगातार इनकार करती रही एंड वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हें इतनी बात तो पता होगी कि मैं हार नहीं मानता और मैं उस पर हार मानने वाला भी नहीं हूँ। और जो जूनियर ब्रदर शूफे हैं वो भी हमारा इसमें सपोर्ट करेंगे है ना, हम दोनों को एक साथ लाने में। सो उसकी बात का हमारा हीरो कोई जवाब नहीं दे पाता, वो काफी ज्यादा उस टाइम पर परेशान होता है। एंड उसके बाद जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो बोलता है शियाचू को उसके पिता ने उसका उत्तराधिकारी चुना है, यानी कि वो उसकी फैमिली का पूरा बिजनेस संभालने वाली है। एंड उस टाइम पर उसे एक ऐसे पति की जरूरत होगी जो उसे संभाल सके, उसकी करियर को संभाल सके, उसके बिजनेस को संभाल सके, ना कि उसे किसी को संभालने की जरूरत हो। सो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो शूफेयू से जवाब देता है कि देखो अगर सीनियर सिस्टर तुम्हें पसंद करती होंगी तो वो तुमसे शादी कर लेंगी एंड अगर वो तुम्हें पसंद करेंगी तो मेरा भी वादा है कि मैं तुम दोनों का साथ जरूर दूंगा तुम दोनों को एक साथ लाने में। सो गाइस क्या सच में ऐसा कर पाएगा कि वो सीनियर ब्रदर दाओ यांग और सीनियर सिस्टर को एक दूसरे के करीब आने देगा? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारा हीरो है वो भी शियाओ चू से मतलब थोड़ा बहुत तो प्यार करता ही है एंड वो उसके साथ इसीलिए नहीं होना चाहता क्योंकि उससे लगता है कि वो उसके लायक नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा दिखने में भी अच्छा नहीं है, वो कुछ खास टैलेंटेड भी नहीं है एंड उसके पास सबसे बड़ी चीज की कमी है वैसे हमारा हीरो एक गरीब है यार। सो हाँ कमेंट्स में जरूर बताना कि ये सीरीज तुम्हें कैसी लगी एंड तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड देखो इस पर जो हमने अपना टारगेट रखा है ना 500 लाइक एंड 100 कमेंट्स का, उसे जल्दी से कंप्लीट करवा दो। एंड उसे कंप्लीट करवाने के लिए इस वीडियो को जरूर से अपने परिजनों के साथ शेयर कर देना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक सबके साथ शेयर कर दो। ओके पीस एंड जल्दी कर देना एंड इसके आगे के एपिसोड्स भी आने वाले हैं तो सायोनारा। सो गाइस ये होने वाला है आई एम अ टाइकून इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 2 बिना के साथ के स्टैक कहते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी सीनियर ब्रदर गाओ यांग को देखते हैं जो हमारे हीरो से बात कर रहा था। वो बोलता है कि पसंद तुम्हें क्या लगता है, अगर वो मुझे पसंद करेगी तो इससे उसका सारा का सारा बिजनेस अपने आप ही समझ जाएगा, उसके जो 10 of thousands of dollars हैं वो अपने आप ही मैनेज हो जाएंगे। हाँ तुम्हें क्या लगता है अगर वो मुझे पसंद करेगी तो उसके जो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ पैसे हैं जो शेयर मार्केट में हैं उनकी वैल्यू है जितनी वो ऐसे ही अपने आप मैनेज हो जाएंगे। हाँ क्या
सिर्फ प्यार से अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए काफी होगा? क्या सिर्फ प्यार के जरिए ही वो इतनी बड़ी कंपनी को संभाल लेगी? हाँ, क्या प्यार के सहारे ही वो अपनी सारी जिंदगी गुजार लेगी परेशानी में? हाँ। एंड उसके बाद गाओ यांग हमारे हीरो से बोलता, जूनियर ब्रदर शूफेई, अगर शियाचू एक मामूली सी खूबसूरत लड़की होती तो वो जिसको चाहे उससे को अपने लिए चुन सकती, यानी कि वो जिस भी पर्सन से शादी कर सकती जिसे वो चाहती। लेकिन इस टाइम पर वो शिया फैमिली के बिजनेस को संभालने वाली उत्तराधिकारी है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी के साथ कुछ भी कर पाएगी। एंड उसके बाद गाओ यान हमारे हीरो की आंखों में आंखें डालकर उसे भूलते हुए बोलता है, बस एक लापरवाही का कदम उसकी जिंदगी को खत्म कर सकता है। एंड उसके बाद गाओ यान हमारे हीरो को डराते हुए बोलता है कि और उसका जो फ्यूचर हस्बैंड होगा अगर वो एक नालायक निकला तो वो शायद से उसकी मौत का कारण बनेगा। एंड जैसे ही शू फेई उसकी ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड घबरा भी जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें वहीं कॉलेज बिल्डिंग की एक सीन दिखाया जाता है। एंड वहीं पर हम शू फेई एंड शियाचू को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ हमारा हीरो शियाचू से बोलता है कि सीनियर सिस्टर, आपने उस टाइम पर मुझे जो प्रपोज किया था उसका आंसर मैं स्वाद देने आया हूँ। सो जो सीनियर सिस्टर होती है कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं शियाचू बोलती है, मैं तब तक वेट करूंगी जब तक जूनियर मुझे पसंद नहीं करने लगते। सच में पिछली बार मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही आपको प्रपोज कर दिया, उसके लिए माफ कर देना। वो सब कुछ बिल्कुल अचानक ही कर दिया मैंने। एंड उसके बाद शियाचू उसे टाटा बाय बाय करते हुए उसे वहां से जाने लगती है और बोलती है, अगर आप मुझसे और कुछ कहना नहीं चाहते तो फिर मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम है। एंड उसके बाद शियाचू हमारे हीरो को देखकर बोलती कि कल भी मैं आपके लिए मिल्क और ब्रेड लेकर आऊंगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताएंगे, ओके। और दूसरी तरफ हमारे हीरो की हालत तो भैया बहुत ज्यादा खराब लग रही है। एंड उसके बाद हमारा हीरो हम देखते हैं एक कॉर्नर में से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाने लगता है एंड वहां पर कुछ लड़के भी खड़े हुए थे। एंड उसके बाद तुरंत ही शूफेई एक बंदे से टकरा जाता है क्योंकि वो किसी चीज को देख ही नहीं रहा था। एंड हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं गाओ यांग होता है, जो अपनी दूसरी तरफ मुड़कर देखता है। सो वो देखता है कि अरे ये तो, एंड तभी जो शूफेई होता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर यांग। एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो गाओ यांग से बोलता है, अरे ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया, आप यहाँ पर मुझे मिल गए, आते आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हम गाओ यांग को देखते हैं जो शूफेई से बोलता है कि मेरे साथ आओ। एंड दूसरी तरफ जो उसके बंदे होते हैं वो शूफेई को पकड़ लेते हैं। एंड हमारे हीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी में उसी के छत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शूफेई और गाओ यांग को एक दूसरे से बात करता हुआ देख रहे थे। वहां पर गाओ यांग हमारे हीरो से बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जो पिछली बार कहा था वो बात तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आई है ना, तुमने उस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठाया नहीं। सो शूफेई उससे बोलता है कि अरे नहीं 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 नहीं, मैंने सीनियर सिस्टर के बारे में कभी भी उस तरीके से नहीं सोचा। बाप रे, सच में उसके और मेरे बीच कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगले मूड में जो गाओ यांग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हमारे हीरो को एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से शूफेई का एक चश्मा होता है वो भैया कहीं उड़ जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं गाओ यांग मस्त आराम से खड़ा हुआ है एंड उस पंच की वजह से शूफेई नीचे जमीन पर गिर जाता है। एंड उसके बाद गाओ यांग बोलता है, तुम कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं है? हाँ, तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन कर लेगा, अगर वो मरा हुआ होगा तब भूत ही यकीन करेंगे तुम्हारी बातों पर। दूसरी तरफ हमारा शूफेई जख्मी हालत में उसे बोलने की कोशिश करता है कि सीनियर ब्रदर आप मुझे गलत समझ रहे हो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन तभी जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो हमारे हीरो की तरफ चिल्लाकर बोलता है, आज मैं तुम्हें इस बात का अच्छे से एहसास दिला दूंगा कि शियाचू कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम जैसा नाकाराम और घटिया पर्सन छू भी सकता है। तुम्हारी औकात उसकी जूती चूमने भी तक भी नहीं है और तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो। हाँ, एंड उसके बाद जूनियर ब्रदर शूफेई में जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो एक किक मार देता है। एंड हम देखते हैं वो किक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से शूफेई सीधा जाकर स्कूल टेरेस की जो शायद से बालकनी उससे जाकर टकरा जाता है एंड वो बालकनी टूट जाती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बस चिल्ला रहा होता है क्योंकि अब वो इतनी बड़ी स्कूल बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। एंड उसके बाद शूफेई मस्त नीचे गिरने लगता है। अब मस्त तो नहीं कहेंगे, बेचारा मरने वाला है, लेकिन तभी वहां पर एक चमत्कार होता है। हम देखते हैं वहां पर कुछ तो होने लगता है एंड उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो नीचे गिर रहा होता है। एंड उसके बाद यहाँ पसीन बदलता है और हमें एक धड़ाम से गिरने की आवाज आती है, शायद से जो शूफेई होता है वो नीचे जमीन पर गिर गया होता है। लेकिन वेट अ मिनट, आखिर ये टोपी कौन लगाए हुए हैं, एक टोपी लगाए हुए बंदा कौन है? और हम देखते हैं जो शूफेई होता है वो तो नीचे जमीन पर टी शर्ट एंड चड्डा पहने गिरे हुए था, लेकिन आखिर ये बंदा एंशिएंट टाइम के कपड़े क्यों पहने हुए है? क्या इस सच में स्कूल ही है या फिर कोई और जगह? चलो देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा जो नीचे गिरा होता है वो बोलता है, अरे नहीं यार मुझे तो बहुत सारा दर्द हो रहा है। लेकिन तभी वो अपने आप को नोटिस करता है कि अरे भाई ये क्या है। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर शूफेई है। एंड नीचे गिरने की वजह से
उसके कपड़े ही नहीं बदले, वो दूसरी दुनिया में आ गया है एंड वो अपने आप को देख रहा होता है कि भैया मैं स्कूल बिल्डिंग से गिरा था, आखिर मैं बिल्कुल ठीक कैसे हूँ। हाँ, स्कूल की बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा ऊंची है और भैया टोपी कहाँ से आ गई है। एंड उसके बाद शूफे की नजर कुछ मशरूम सर पर पड़ती है एंड वो अपने आसपास भी देखता है तो वहां पर कुछ चीजें डली हुई हैं। एंड उसके बाद शूफे उन मशरूम्स के पास जाता है एंड उन्हें देखकर बोलता है ये क्या, ये देशी मशरूम्स हैं। हाँ, एंड जो उसकी चीज नीचे जड़े मरे डली हुई हैं उन्हें देखकर वो बोलता है और आखिर यहाँ पर नीचे ये बहुत ही ज्यादा रेयर जड़े क्यों डली हुई है। हाँ, आखिर यहाँ चारों तरफ इतनी ज्यादा कीमती मेडिसिन मटेरियल क्यों डला हुआ है। एंड उसके बाद वो एक मशरूम को उठाकर देखता, कहीं भैया ये कोई स्वर्ग तो नहीं है। हाँ, अरे भैया एक मुझ जैसा ओताकू भी हेवन जा सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। एंड ओताकू का मतलब अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। ओताकू का मतलब वो होता है जो पर्सन एनिमे, मंगा, कॉमिक्स इन चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इन्हीं में अपना सारा का सारा वक्त गुजारता है। शायद से इसी वजह से शूफे को चश्मा आ गया और उसके बाद वो बोलते, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है हेवन में तो चारों तरफ बहुत सारा खूबसूरत एंजल्स होती हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये फालतू के मशरूम्स दिख रहे हैं। अब मेरा मतलब उन एंजल्स के मुकाबले से ये मशरूम फालतू के ही हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद हमारा हीरो शूफे अपने हाथ में मशरूम लिए हैं, वहीं से कुछ गुजरने वाले गुजरते हैं एंड एक बच्चा बोलता है मम्मी आखिर वो ब्रदर उस जहरीले मशरूम को अपने हाथ में पकड़ कर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहे हैं। सो उसकी जो माँ होती है वो बोलती है कि उसकी तरफ मत देखो, कोई घटिया इंसान लगता है। एंड उसके बाद वो माँ बेटी वहां से जाने लगते हैं एंड उसकी माँ होती है वो बोलती है क्या तुम्हें पता है हर साल ऐसे कई सारे स्कॉलर्स होते हैं जो एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं एंड अब एग्जाम्स में फेल होने की वजह से वो पागल से हो जाते हैं, लगता है ये वही है। एंड दूसरी तरफ उस मशरूम को देखकर शूफे सोचा था कि क्या भैया एक जहरीला मशरूम है। हाँ, एंड तुम लोगों ने शायद से ये चीज नोटिस ना की हो, शूफे अपने मुंह में एक पत्ता या फिर कोई तो ऐसी लकड़ी डाले हुए हैं। एंड उसके बाद उस मशरूम को देखकर शूफे सोचने लगता है अरे यार मैंने कुछ सालों तक चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिशनर यानी कि चाइनीज मेडिसिन के प्रोफेसर उनके साथ दवाइयों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, आखिर मेरी आंखें खराब कैसे हो सकती हैं। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये रेशी मशरूम ही है। लेकिन तभी अचानक वो शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता है कि एक मिनट। एंड उसके बाद वो उस मशरूम को छोड़ देता है एंड वो अपने चारों तरफ देखकर बोलता है एक मिनट, आखिर वो माँ बेटी इस एंशियंट टाइम्स के कपड़े क्यों पहने हुए थे। हाँ, मतलब पुराने जमाने के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ भाई। एंड उसके बाद जो शूफे होता है वो बोलता है अगर मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ तो क्या हो सकता है कि मेरे पास अब कोई तरह की सुपर पावर्स आ गई हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। अरे भाई कोई तो अच्छी पावर, अपने हाथों से आग फेंक सकता हूँ। हाँ, लेकिन अपनी बॉडी को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि एक मेरा बाल भी कोई चेंज हुआ है। अरे हाँ यार बाल तो बड़े हो गए हैं लेकिन अदर कोई एबिलिटी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं शूफे के पास एक घोड़ा दौड़ते हुए आने लगता है एंड शूफे की नजर भी उस पर पड़ जाती है। एंड हम देखते हैं शूफे के बगल में से जो घोड़ा होता है ना वो एक बहुत ही ज्यादा लंबी छलांग मारता है एंड उसके घोड़े के पीठ पर एक कोई तो पर्सन बैठा हुआ है एंड ये शायद से कोई लड़की है। एंड उसे देखकर जो शूफे होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलता है कि नहीं यार मैं अभी अभी तो इस दुनिया में आया हूँ और मुझे अभी अभी ये घोड़ा कुचल कर मार देगा, भैया मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी। लेकिन हम देखते हैं तो वो घोड़ा होता है वो हमारे हीरो से थोड़ी दूरी पर गिरा होता है एंड वो घोड़ा भी काफी ज्यादा घायल होता है एंड उसकी पीठ पर जो पर्सन बैठा हुआ था वो भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। एंड उस पर्सन को देखकर जो शूफेई होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि ये ना उन्हीं चोटों का बहाना बनाने वाली है और मुझसे पैसे छीन लेगी, मुझे से पूरा आएगी ना, मुझसे मेरे पूरे पैसे छीन कर यहाँ से भाग जाएगी और कहेगी कि देखो तुमने मुझे मैं घायल कर दिया। एंड उसके बाद शूफी उस लड़की के पास आ जाता है और हम देखते हैं उस लड़की को काफी सारी चोटें भी लगी हुई हैं, उसके कंधे के बगल में ये भाला भी मेरा मतलब तीर उसे लगा हुआ है, उसके कपड़ों पर भी उसे काफी सारा खून लगा हुआ है। एंड अब क्या होने वाली है इस लड़की के साथ हमारे हीरो की केमिस्ट्री, ये जानने के लिए आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। और बात रही बायोलॉजी की तो उसमें तो हम निहायत ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं। बाय द वे अगर तुम्हें यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो क्या करें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस एपिसोड का कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा। एंड अगर तुम्हें ये चीज पसंद आ रही हो तो इस चीज को क्या करो मतलब अपने फैंस के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। सो गाइज ये होने वाला है I am a tycoon in another world का एपिसोड 3। सो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर शूफी बिल्डिंग से नीचे गिरने की वजह से दूसरी दुनिया में आ गया था एंड वो इन सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन तभी वहां से एक घोड़ा गुजरा जिसकी पीठ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कन्या बैठी हुई थी, लेकिन वो घोड़ा और वो कन्या दोनों ही काफी ज्यादा घायल थी एंड उन दोनों की बॉडी पर कुछ तीर भी लगे हुए थे जैसे किसी लोगों ने उन पर अटैक किया था।
और जो शू फेई था वो उस लड़की के पास आ गया था। एंड इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो शू फेई होता है वो उस लड़की के चोटों को देखने लगता है, वो उसी के पास बैठ जाता है एंड वो देखता है कि उसके दिल के बगल में एक तीर उसे लगा हुआ है। एंड वो बोलता है इस लड़की की छाती में से तो चोट लगी हुई है। एंड उसके बाद वो बोलता है भगवान का शुक्र है कि ये बहुत ही ज्यादा गहरा जख्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस तीर की नोक पर कुछ जहर लगा हो। मुझे जल्दी से इस तीर को बाहर निकालना चाहिए एंड इसके जो अफेक्टेड एरिया है उसे जल्दी से ठीक कर देना चाहिए। एंड उसके अगले मूव पे हम देखते हैं शू फेई उसकी चेस्ट में से उस तीर को बाहर निकाल देता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद उस लड़की की चेस्ट से जहां से शू फेई ने वो तीर निकाला था वहां पर एक कोई आकृति आ जाती है। एंड भाई तितली की तरह लग रही है, वहां पर से काफी ज्यादा ऑरा भी आने लगता है। और जो वो ऑरा था ना और उसके साथ ही वो तितली, मतलब दो तितलियां हैं, वो हवा में उड़ने लगती हैं। एंड के ऑरा देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान था। एरो वो हैरान हो ही पाता, लेकिन तभी जो वो औरा था वो शुई के पास आने लगता है और वो उसे देखकर पूछता है क्या करिए, क्या चीज है भगवान मुझे बचाओ। और हम देखते हैं वो औरा या फिर तितली हमारे हीरो के ऊपर बैठ जाती है। एंड उसके बाद शू फेई की बॉडी पर से वो औरा गायब हो जाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा अचंभित था कि भैया ये क्या हुआ। एंड दोस्तों कॉलर ने अपना ओपिनियन था, तो मुझे लगता है कि इनका ना कोई कनेक्शन बिल्ड हो गया है, शायद से कोई कनेक्शन जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और उसके बाद ऐसे ही शाम गुजर जाती है, मेरा मतलब शाम हो जाती है और वहीं पर हम शू फेई को देखते हैं जो इस लड़की का इलाज कर रहा था। चलो बाकी सारी फालतू विषय से हटाओ, मुझे सबसे पहले ना इस लड़की का अच्छे से इलाज कर देना चाहिए, वरना खून ज्यादा बहने की वजह से इसकी मौत हो सकती है। और दोस्तों उसका इलाज करते हुए शू फेई को रात भी हो जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां से हमारे हीरो ने वहाँ दवाइयां बना ली है और उस लड़की का जो इलाज है वो भी कर दिया है, मरहम पट्टी कर दी है। और उसके बाद हमारा हीरो वहीं पर आग जलाकर बैठे हुए वो शायद से पानी गर्म कर रहा है और तभी लड़की को धीरे धीरे थोड़ा होश आने लगता है। वो बोलती है कि पानी, मुझे पानी चाहिए। और उसकी ऐसी बातें सुनकर जो शू फेई होता है वो बोलता है कि अरे भैया भगवान का शुक्र है कि ये उठ गई, कितनी देर से बेचारी सोई हुई है। और उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही होती है। और उसके बाद जैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है वो अपने सामने हमारे मेन कैरेक्टर शू फेई को पाती है। और जो शू फेई था ना वो उसके बहुत ज्यादा करीब था। वो उससे बोलता है हेलो ब्यूटीफुल लेडी, तुम उठ चुकी हो है ना, लो जल्दी से जल्दी इस गर्म पानी को पी लो, जो तुम्हारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। एंड दूसरी तरफ हम उस खूबसूरत कन्या को देखते हैं जो हमारे हीरो को देखकर शायद से सोच रही थी कि ये कोई ठरकी वर्गी तो नहीं है, मेरे कितना ज्यादा करीब है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की धीरे धीरे उठने लगती है और उसे देखकर शू फेई उससे पूछता है देखो तुम काफी ज्यादा घायल हो, इसी वजह से तुमने उठना नहीं चाहिए, तुम्हें वहीं लेटे रहना चाहिए, ओके। और उस लड़की के बगल में ही उस लड़की का जो सामान था वो भी डला हुआ था, जैसे उसकी तलवार, उसके बाकी सारी कपड़े शायद से। एंड उसके बाद जो शू फेई होता है वो उस लड़की से बोलता है पहले मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करवा दूं, मेरा नाम शू फेई है और आखिर तुम्हारा नाम क्या है लड़की। और वो लड़की शू फेई को बस देख रही थी कि कितना बोलता है। और उसके बाद जो शू फेई था वो बोलता है सच में हम दोनों की शायद से ये किस्मत में लिखा होगा कि हम दोनों यहाँ जंगल के बीचों बीच मिले। हाँ लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी तलवार उठाकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से नजर क्या कर रही होती है। और उसके बाद वो तुरंत ही हमारे हीरो की तरफ देखती है एंड अपनी तलवार को हमारे हीरो की गर्दन की तरफ रख देती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड उसके बाद शू फेई बोलता है देखो मैंने तुम्हें से कुछ भी नहीं किया, ना ही तुम्हें कुछ तंग किया, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत बुला रहा हूँ, क्या तुम्हें इस मतलब तंग करना लग रहा है। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। आफ्टर ऑल तलवार उसकी गर्दन पर जो रखी हुई है। शू फेई की इतनी ज्यादा बकवास सुनकर वो लड़की बोल तुम बस बकवास करते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है ना तुम मरना चाहते हो, तुम मरने की बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की हमारे हीरो की तरफ तलवार ताने ठानी हुई है। हमारा हीरो बेचारा वहीं पर घबराया हुआ बैठा हुआ है कि कहीं मुझे मार ना दे। वो बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें थोड़ा तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना, अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता तुम मर जाती। क्या तुम ऐसा करोगी कि जितने तुम्हारी जान बचे तुम उसी की जान ले लोगी, प्लीज ऐसा मत करो। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है तुम फिर से बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें सच में मरना ही होगा। हमारा हीरो से बोलने की कोशिश करता है कि अरे मोहतरमा मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, जरा देखो अपने जख्म को। जैसे ही वो लड़की जख्म के बारे में सुनती है वो देखती है कि उसके छाती के चारों ओर बैंडेजेस लगे हुए हैं। वो हमारे हीरो से पूछती थी क्या तुमने मुझे ये बैंडेजेस लगाई हैं। सो हमारा हीरो तभी एक राहत की सांस लेते हुए बोलता है हाँ आखिर यहाँ पर हमारे अलावा है ही कौन, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है मेरे अलावा। शू फेई की बात सुनकर वो लड़की उसके गर्दन से तलवार हटा देती है और बोलती है अच्छा था तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारे